हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं आपका ग्लोब, और ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, यहाँ तक किसी कोई डाउट? अभी हमने कल जितना पढ़ा था एक बार आप इसको देख लीजिए। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए बच्चों। इससे आगे ग्लोब क्या होता है, अक्ष कैसे है, कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, कैसे हमने विषुवत रेखा का बात करी, इसको देखिए। चलिए, तो इतना हम लोग इसमें आपका देख चुके थे। अक्षांश की बात कर चुके थे, देशांतरों की बात कर चुके थे, और कल मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला चित्र आपको जरूर बनाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था, ये मैं आपको समझाया भी था कि बेसिकली इसका महत्व क्या है, ये हम देख चुके थे। क्लियर है? तो इतना हम लोग इसमें बात कर लिया और इतना हम लोगों ने इसमें अच्छे से आपका देख भी लिया था। क्लियर है? अब देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और इन सब रेखाओं की जब हमने बात की तो इस पर मैंने आपको समझाया और बताया भी था कि ये वाली लाइन आपका 0 डिग्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवतीय जो व्रत है, ये हमने इसको कहा। और 23.5 आपका उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा है और 23 हाफ पर आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है। क्लियर है? मैं ये आपको समझाया था और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ऐसा क्षेत्र होता है जहां से कभी आपका सूर्य 23.5 उत्तरी गोलार्ध 23.5 दक्षिणी गोलार्ध से बीच कभी भी वो बाहर नहीं जाता। यानी कि जब भी सन का रोटेशन होता है, वो रोटेशन या तो 0 डिग्री से आपका कर्क रेखा पर, या कर्क रेखा से 0 डिग्री, या 0 डिग्री से मकर रेखा, या मकर रेखा से 0 डिग्री, हमेशा इसी के बीच में सन की फ्लक्चुएटिंग होती है। जो होता है हमेशा इसी के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कारण है, क्या ध्रुव, क्या सूर्य कभी 66.5 पर आपका चमक सकता है? नहीं, वो कर्क रेखा पर चमकता है 23.5 पर। क्लियर है? मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि 21 जून को कहाँ होगा सूर्य, आपका कर्क रेखा पर होगा। ठीक है? ठीक, अभी कहाँ होगा, लगभग इसके आसपास है सूर्य। ठीक, तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर आपका गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है, और जब ये मकर रेखा पर होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा शीत होती है। दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा आपका ठंडा आपको दिखाई देगा। और जब ये 0 पर होता है तो मार्च का मौसम देखते हैं आप, बसंत का, दिन में गर्म और रात को ठंडा, बिल्कुल सुहाना मौसम, वो तब होता है जब ये आपका 0 डिग्री पर हो। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखिए। देख लिया? अब देखिए होता क्या है, ये कंडीशन है कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य फ्लक्चुएट की। अब ये जो क्षेत्र होगा जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों बीच में होती हैं, ये क्षेत्र हमेशा गर्म रहेगा। कैसा रहेगा? गर्म। तो इसको हम क्या बोल देंगे, उष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो कभी आपसे पूछ ले टेम्परेट का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिए, उष्ण का मतलब होता है गर्म आपका। तो ये क्षेत्र कैसा है? उष्ण। और ये इतना ही क्षेत्र आपका उष्ण होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है ये उष्ण है। ठीक, इसके ऊपर 66.5 डिग्री है और इधर 66.5 है, तो 23.5 और 66.5 के बीच का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ ठंडा और गर्म दोनों मिलता है।
और 66.5 से ध्रुवों की तरफ जाने पर ये पूरा क्षेत्र आपका शीत है, ठंडा है, यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। 66.5 से लेकर ध्रुवों के बीच अगर आप जाओगे, यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ आपको केवल ठंडा ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? ठंडा ही देखने के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ये क्या क्षेत्र है? ये आपका शीतोष्ण क्षेत्र है। क्लियर है? तो शीत क्या है, शीतोष्ण क्या है, आप इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। ठीक, इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवतीय वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी कहा जाता है। कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। उ या द का अक्षर से लिखने का व्यक्त करते हैं। महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील के अमेरिका का वोलो हेस्टरोस दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। कितने पर? 20 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन चंद्रपुर विषुवतीय रेखा के उत्तर अक्षांश में, वोलो हेस्टरोस के दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। लेकिन गोलार्ध कैसा है? चेंज है, एक साउथ में है और एक कैसा है? नॉर्थ में है। तो दोनों का गोलार्ध कैसा है? वो बेसिकली आपका चेंज है। ठीक, इसलिए कहते हैं कि चंद्रपुर में 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और हेरिटेज को 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। चित्र में स्पष्ट है, जैसे हम विषुवत रेखा के दूर दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटने लगता है। कैसा होता है? अक्षांशों का आकार घटने लगता है बेसिकली। ठीक है ना? अब देखिए, कह रहे महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं 0 डिग्री पर हम लोग देख चुके हैं विषुवत रेखा। क्या देख चुके हैं? विषुवत रेखा। और ये 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण देशांतर हैं। 4 डिग्री कैसे हैं? 4 आपके महत्वपूर्ण आपके देशांतर हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और उधर आपका विषुवतीय वृत्त दोनों दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार में 2 बार ठीक सिर्फ के ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष में सूर्य सिर्फ एक बार ठीक ऊपर होता है, यानी कि 21 जून को आपको पता हो, 23 सितंबर को क्या होता है? ठीक ऊपर होता है। इसी हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बाद किसी भी अक्षांश का दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की किरणें आपके तिरछी हो जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम? शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यानी कि यहाँ हमको दोनों प्रकार का टेम्परेचर दिखाई देता है, गर्म और ठंडा, दोनों के मध्य का टेम्परेचर जो हमको मिलेगा यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसी को हम बोलते हैं कि ये भैया आपका शीतोष्ण टेम्परेचर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर ध्रुव में ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित के बीच में बहुत तेज ठंडी होती है, और क्योंकि यहाँ सूर्य का छत्ती ज्यादा ऊपर नहीं पाता, इसलिए क्या कहलाता है? शीतोष्ण कहलाता है। ठीक, अब है आपका प्रमुख देशांतर क्या है, आप किसको देशांतर कहते हो? क्लियर है? कह रहे हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के कुछ अतिरिक्त जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगो द्वीप, कह रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोगो द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और उनकी स्थिति जानने के लिए पता करने के संदर्भ में उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव में जाने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी जो है आपका, उनके बीच की दूरी मापी जाती है। ठीक,
प्रत्येक अक्षांश में मिनट या सेकंड में विभाजित किया जाता है, अर्थात उनके बीच की दूरी को बढ़ती तरफ आपका, और कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी को देशांतर में मापा जाता है। किसकी बीच की दूरी को? ध्यान दीजिए, हम देशांतर पढ़ रहे हैं, ठीक। और पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी क्या होती है, कितनी है, और इसको हम मापते हैं। कल मैं आपको समझा रहा था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। क्लियर है? अब देखिए, प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और इनके बीच की दूरी में बढ़ने पर घटती हैं, ठीक। दोनों के बीच की तरफ बढ़ने पर घटती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। सभी देशांतरीय योगांतर आपस में मिल सकते हैं। अक्षांश रेखा से विभिन्न सभी देशांतर योगांतर की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ इन्हें मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों में निश्चित किया गया ग्रीनविच आपका ब्रिटिश वेधशाला में स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर आपके पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। इसमें यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से कम 180 पूर्व या पश्चिम में गणना करते हैं। प्रमुख यामांतर 180 यामांतर से मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के पूर्व आगे का अक्षर और पश्चिम के अक्षर का उपयोग करते हैं। यह जाना रोमांचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम युगांतर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक। अब ग्लोब का अक्षांश, समांतर रेखा एवं देशांतर के भिन्न बनी ग्रिड को देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान पर अक्षांश और देशांतर की जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 और अक्षांश 90 के पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उसको देख सकते हैं और दोनों अक्षांश एक दूसरे को काटती हैं। यह ध्रुवी का आपका सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 1 2 3 4 में व्यक्त कर ख ख ग के अक्षरों में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप में एक दूसरे को देखते हुए छोटे बिंदुओं पर अ के साथ काटती हैं। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा आपका पूर्व से पश्चिम की ओर, देशांतर रेखाओं में उत्तरी से दक्षिण की ओर व्यक्त करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका देशांतर रेखाओं के बारे में। अभी आपने कहानी पढ़ा है, कैसे है, अभी मैं ग्लोब बनाकर, चित्र बनाकर सारा समझा दूंगा। चलिए, देख लिया। अब देखिए, कल भी मैं आपको समझा रहा था और बताया था मैंने, ये हमारा है गोला, ये हुई आपकी देशांतर 0। और देखिए इस तरीके से ये सारी लाइन जो है खींची होती है। इस तरीके से, और एक अक्षांश के बीच से दूसरे अक्षांश जाने में 4 डिग्री यानी कि 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट का अंतर आता है। 4 मिनट, एक अक्षांश बराबर 4 मिनट। मैं दिखा भी सकता हूं आपको। एक अक्षांश में कितना? 4 मिनट का। बेसिकली जब आप यहां समझ लीजिए इसको, जब आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाओगे, इस अक्षांश से इस स्थान पहुंचोगे, तो आपने मान लीजिए आप 10 अक्षांश, आप जो था अक्षांश क्षमा चाहूंगा, आप 10 देशांतर से 11 आप देशांतर पहुंचे, तो चेंज कितने का आया? 1 देशांतर का। तो 1 देशांतर हो गया, और ये 1 देशांतर कितने मिनट का होगा? 4 मिनट का। तो अगर आपने 15 देशांतर पार कर दिए तो 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 15 देशांतर पार करने में 1 आवर्स का टाइम लगता है। कितना लगता है? 1 आवर्स का टाइम जो है आपका लगता है, ठीक। ये आपको देखना है, यानी कि एक देशांतर पार करने में आपका 4 मिनट का चेंज आता है। 15 देशांतर आपने पार कर दिए तो आपका 60 मिनट का चेंज आएगा।
60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स। ठीक है, ये आपको ठीक याद रहेगा इतना। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? देख लिया? तो ये बेसिकली अंतर दिखाई देता है। अब देखिए, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए आप। ये है आपका विश्व का यामोत्तर, यानी कि जो आपकी विश्व की देशांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे ये है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री यहां तक आई, इस तरीके चली, इस तरीके से। अब इसको हमेशा ध्यान रखना, ये आपका समुद्रों पर गुजारी गई है, अटलांटिक महासागर पर। 0 डिग्री को लैंड पर नहीं गुजारा गया है। कारण है कि अगर लैंड पर गुजार देंगे तो ऐसे होगा, पड़ोस वाले घर में जो है आपका पास में, आज 1 तारीख होगी, दूसरे वाले के 2 तारीख होगी। वो निकले 1 तारीख को अपनी बारात लेकर, वो कह रहे हमारे यहाँ 2 तारीख को पहुंचना था, तुम भाई 1 में क्यों पहुंच गए? तो ये टाइम का कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए हमने इन्हें समुद्र से गुजारा है। क्लियर है? और हम किधर हैं तो ध्यान दीजिए, हमारा देश उत्तर की तरफ, ये आएगा आपका पूर्व में, ये पूर्व के देश हैं, और ये आपका पश्चिम। तो जब भी आप पूर्व की तरफ चलोगे तो टाइम हमेशा प्लस होगा, और पश्चिम की तरफ चलोगे समय हमेशा माइनस होगा। ये आपको देखना चाहिए। तो इतना देख लिया आप लोगों ने। चलिए, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? नहीं है। तो ये बेसिकली है। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें कि हमारी कहाँ से गुजरती है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ सब में प्लस दिखाया गया है। तो जितना भी हम आगे बढ़ेंगे उतना सबके साथ टाइम ऐड हो जाएगा। अब देखिए, चाइना आपका 0 डिग्री से 8 घंटे ज्यादा है। कितना है? 8 घंटे। और ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 10 घंटे, न्यूजीलैंड भी आपका 10 घंटे वर्ल्ड के टाइम से आगे है। भारत कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक, और पाकिस्तान वगैरह 5 घंटे। ठीक है ना? ये आपको टाइम का वेरिएशन देखने के लिए हमेशा आपको मिल सकता है, इस स्थिति की अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं देशांतर और समय की बात कर रहे हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है। कि अगर हमको पृथ्वी को मापना है तो हमें पृथ्वी, चंद्रमा और इन सारे ग्रह को आपको मापना होगा। ठीक, और इनको आपका देखना होगा। ठीक है ना? आज सूर्य उदय एवं सूर्य प्रतिदिन होता है, और स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। सूर्य का उदय और निकलना सबसे अच्छा है, और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य की के द्वारा बनने वाली परछाई पर लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। आप देखेंगे दोपहर में आपका परछाई कैसी होती है? छोटी। और सूर्य उदय यानी कि जब उगरा होगा, और अस्त में कैसी होती है? ये आपका सबसे लंबी होती है। क्या? परछाई, जिसको हम शैडो कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कह रहे हैं कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य की स्थिति की आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु होता है। कह रहे जो ग्रीनविच यामोत्तर है, जिस पर सूर्य के समय में आकाश का सबसे ऊंचा बिंदु होता है, सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वे जो ग्रीनविच से पूर्व में हैं उनका ग्रीनविच का समय आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय का अंतर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 घूमती है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच 12 बजे और ग्रीनविच के पूर्व में समय 15 चौका 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय में
1 घंटा अर्थात दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय के 1 घंटा पीछे होगा और वह सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे और उसी पर मध्य रात्रि 180 पर रात्रि में 12 बजे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली टाइम का अंतर है। मैं यही चीज मैंने आपको समझाई है कि देखिए बिल्कुल साफ आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आ रहा है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पार करने में, और अगर हमने 15 देशांतर पार करा तो कुल मिलाकर 60 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे का अंतर आता है, 1 आवर्स का। अब हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग युगांतर पर यानी कि जो अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर बहुत से देशांतर होकर गुजरते हैं या गुजरने वाली जो आपकी क्या है रेलगाड़ियां समय सारणी तक तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आता है। कितना अंतर आता है? 1 घंटे 45 मिनट का। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग होकर गुजरने वाली यामोत्तर, ठीक है, कि स्थानीय समय को देश का आपका मानक समय आपका माना जाता है। इसलिए यामोत्तर का स्थानीय समय पूरे मानक कहा जाता है। भारत में 82.5 पूर्वी को मानक माना जाता है और स्थानीय समय को पूरे देश के साथ देखते हैं भारतीय समय मानक के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह जो आज रात में नहीं सो पाया वह भारत एवं इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत की समय सारणी 7:30 बजे शुरू होगा जो देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय का अंतर क्या है? अब देखिए, भारत है 82.5 डिग्री का समय फिक्स होता है और लंदन क्या है आपका 0 डिग्री के बिल्कुल पास है, तो 5.5 घंटे का अंतर आएगा। 5.5 घंटे हमारा समय ज्यादा होगा। मान लीजिए वहां अगर 1 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे। ऐसा सोच कर देखिए, अगर वहां 10 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 4:30 बजे होंगे। क्लियर हो गया? ठीक, 4:30 नहीं, 1 2 3 4 ढाई का समय होगा, 2:30। तो ये अंतर हमको बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है और यही कारण है कि वो क्या बोल रहा है कि हम आपका आज मैं रात को अपना मैच देखूं। ठीक है, देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए, देख लिया। कह रहे हैं कि ग्रीनविच पूर्व 82.5 पर स्थित भारत का समय है जो 5.5 घंटे आगे है, 7:30 बजे है। और इस तरीके से जो हमारा पूरा चैप्टर है वो मेरे प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो गया। आप इसको एक बार घर जाकर देख लीजिए। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।